जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। अंकुरण में आज हम लोग कबीर ग्रंथावली हो चुकी थी, सूरदास हो चुका था, तुलसीदास हो चुके थे। अब जायसी पे चर्चा करेंगे। जायसी की पद्मावत, ध्यान दीजिएगा, सिंघलदीप खंड और नागमती वियोग खंड, ये दो ही खंड से प्रश्न पूछेंगे। टोटल 57 खंड है। 57 खंड में से इन्हीं दो खंड में से व्याख्या और प्रश्न आने की संभावना है। इसके संकलन करता श्याम सुंदर दास हैं, बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो प्रश्न की बात करें तो 4-5 प्रश्न ये 2018, 20, 21, 22 में पूछा है जायसी पे। ठीक है, जैसे एक बार नागमती के वियोग पे पूछा है, फिर इतिहास और कल्पना के सुंदर समन्वय से बताया है, आध्यात्मिक प्रेम की झांकियाँ और सौंदर्य चेतना। ठीक है, तो 2018 से अब तक इस पे प्रश्न आया है। व्याख्या जो है अंत बार 2012 में आई थी सिंघलदीप खंड से। ठीक है, सिंघलदीप खंड से, तो व्याख्या का एक प्रारूप देख लेंगे हम लोग नागमती वियोग खंड से। ठीक है, और 2012 के बाद से व्याख्या नहीं आई है, तो आने की संभावना है। हालांकि मतलब इससे पूछने की संभावना कम है, लेकिन चूंकि बहुत दिन से नहीं पूछा है तो इसलिए हो सकता है इस बार पूछ दे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग नागमती वियोग खंड से चढ़ा अषाढ़ गगन घन बाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा, इस वाले व्याख्या को करेंगे। ठीक है, तो एक बार व्याख्या का प्रारूप देख लेंगे। पद्मावती की कहानी आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सुंदर पद्मावती रहती है। एक हीरा मन नाम का उसका तोता रहता है। ठीक है, क्या नाम है, चित्तौड़गढ़ के राजा रहते हैं रत्नसेन। फिर कैसे बहेलिया के माध्यम से गरीब ब्राह्मण उसको खरीद करके राजा रत्नसेन को उस तोते को बेचता है। फिर तोते से हीरामन से अपना पद्मावती की क्या नाम सुंदरता सुन करके फिर रत्नसेन उसको जाता है लेने। फिर उसके बाद की कहानी आपने देखी होगी कि रत्नसेन कैसे कैसे जाता है लेने, तमाम इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। फिर रत्नसेन जो है पद्मावती को ब्याह करके चित्तौड़ ले आता है। उसके साथ एक राघव चेतन नाम का व्यक्ति आता है। ठीक है, जो कि बहुत ही दुष्ट और चालाक होता है, खलनायक पात्र है। ठीक है, और फिर जो है वो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी वाला प्रसंग, मतलब कुल मिला के पद्मावती का जो आपका कथा है वो आपको पता होगा ही। ठीक है, बात करें अगर सिंघलदीप खंड की, तो सिंघलदीप खंड में बेसिकली ये इसका सेकेंड पार्ट है। मतलब टोटल 57 भागों में ये कथा बटी हुई है। ठीक है, तो सिंघलदीप खंड में जैसे आरंभ में हर कवि के भांति प्रथम खंड में जायसी भी ईश्वर की स्तुति से इसकी शुरुआत किए हुए हैं। ठीक है, सेकेंड खंड में सिंघलदीप का वर्णन आता है, सिंघलदीप। ठीक है, और सिंघलदीप बेसिकली 7 द्वीपों में से सर्वश्रेष्ठ बताते हुए जहाँ पे पद्मावती पैदा होती है और वहाँ की नारियों का वर्णन पद्मिनी जाति की नारियों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो सिंघलदीप का शासन जो है गंधर्व से संभालता है, उसकी पत्नी चंपावती रहती है। इन दोनों से जो पुत्री होती है वो पद्मावती होती है। फिर एक 16वां खंड है, ये भी लगभग सिंघलदीप खंड की, इसका भी नाम सिंघलदीप खंड है। इस खंड में भी सिंघलदीप पहुंच जाने पर जो वहाँ पे जैसे क्या नाम है, चित्तौड़ के जो राजा रहते हैं रत्नसेन, ये पहुंचते हैं सिंघलदीप, तो वहाँ का वर्णन है। ठीक है, सिंघलदीप के बारे में बताया गया। फिर विस्तार से चर्चा है। हीरामन तोता उसको लेकर के वहाँ जाता है। ठीक है, और पद्मावती जब शिव मंदिर में पूजा करने आती है तो देख करके वो राजा रत्नसेन वहाँ पे बेहोश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से 18वां जो खंड है वो नागमती वियोग खंड है। नहीं सॉरी, 18वां नहीं है, 18वां पद्मावती वियोग खंड, 18वां नहीं है, 30वां जो है ये नागमती वियोग खंड है। नागमती वियोग खंड बेसिकली इसमें षड ऋतु वर्णन में मतलब 12 मासा वर्णन के माध्यम से, सॉरी, तो रत्नसेन के वियोग में तड़पती हुई नागमती की व्यवस्था को जायसी ने इस 30वें खंड में वर्णन किया है। बहुत ही मार्मिक वर्णन है। ठीक है, उसका शरीर सूख कर कांटे जैसा हो गया है और मुंह से हमेशा पी पी की ध्वनि निकलती रहती है। तो 12 मासा वर्णन का प्रसंग भी इसमें आता है। ठीक है, तो वही है, चढ़ा अषाढ़ गगन घन बाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा, ये उसी से संबंधित है। ठीक है, तो नागमती वियोग खंड वाला एक है और सिंघलदीप खंड, यही दो आपके काव्य में है। शुरुआत करने से पहले एक बार कवि जायसी को समझ लेते हैं और उनकी कहानी पद्मावत को समझ लेते हैं। पद्मावत, ठीक है, इसको आपको करना क्या है, 1.5 गुने स्पीड पर कान में लगा करके एकदम आराम से सुनना है, कुछ नोट वगैरह नहीं करना है। ठीक है, तो जायसी जो हैं वो शुद्ध प्रेम के कवि हैं, अनुराग के कवि हैं, इसीलिए इनको सूफी प्रेमाख्यानक धारा, इस जो धारा है निर्गुण,
निर्गुण धारा में सूफी प्रेमाख्यानक धारा। इसके ये प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, तो पद्मावत में बेसिकली उन्होंने ऐसी घटनाओं का विधान किया है जो कि लोकोत्तर हैं। ठीक है, यानी कि अयथार्थपरक, वास्तविकता से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये घटनाएं अविश्वसनीय भी नहीं हैं, ठीक है। जैसे हीरामन तोता जो है आदमियों की तरह बोलता है। जब रत्नसेन वहाँ पे जाते हैं तो शिव पार्वती उनको गुटखा देती हैं, तो शिव पार्वती द्वारा रत्नसेन को सिद्धि गुटखा देना, ठीक है, या समुद्र द्वारा रत्नसेन को अमूल्य रत्न देना, ये सारी घटनाएं जो हैं लोकोत्तर हैं। लेकिन लोकोत्तर मतलब जैसे मतलब इसको वास्तविक नहीं माना जा सकता। ठीक है, लेकिन चूंकि ये लोक कथाओं में जुड़ी हुई हैं, लोक कथा से जायसी ने इसको उठाया है। ठीक है, तो इसको बिना संशोधन किए डायरेक्ट एज इट इज जायसी ने अपने पद्मावत में रख लिया है। ठीक है, मैंने बताया था जायसी प्रेम या अनुराग के कवि हैं। उनकी मुख्य चिंता क्या है? प्रेम के लौकिक रूप को व्यापक और कालातीत बनाना। ठीक है, कालातीत मतलब ऐसा व्यापकता आ जाए प्रेम में कि काल से परे हो जाए, समय से परे हो जाए। ठीक है, तो इसी पे जो शाही जी हैं, ठीक है, शाही जी ने लिखा कि जायसी का प्रस्थान बिंदु न ईश्वर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप कोट कर सकते हैं शाही जी के द्वारा। शाही जी ने बताया था कि जायसी का जो प्रस्थान बिंदु है न ईश्वर न अध्यात्म। ठीक है, उनकी मुख्य चिंता का ध्येय क्या है? मनुष्य। ठीक है, और वो भी वो कैसा मनुष्य खोज रहे हैं? जो प्रेम को महत्ता दे। ठीक है, मानुष प्रेम भय बैकुटी, नाहित काहे छार एक मुट्ठी। ठीक है, तो मानुष प्रेम को मतलब प्रेम की महत्ता को स्थापित कर रहे हैं, ऐसे आप समझिए। ठीक है, तो न ईश्वर न अध्यात्म, उनकी मुख्य चिंता का केंद्र क्या है? यहाँ पे मनुष्य। ठीक है, इसलिए जायसी अपनी कविता के केंद्र में मनुष्य को रखते हैं। मनुष्य जो कि सुख में खुशी होता है, दुख में दुखी होता है। ठीक है, उसमें पूरे सच बोलता है, झूठ भी बोलता है, ईर्ष्या है उसके अंदर, द्वेष है, युद्ध की ललकार है। ठीक है, जैसे आप रत्नसेन में वो देख सकते हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, युद्ध की ललकार है। ठीक है, सर्वोत्तम पाने का भाव है। प्रेम में वो सब कुछ भूल जाता है। पद्मावती को देख करके अपनी जो पूर्ण पत्नी है, अपना जो राजपाट है, वो सब भूल जाता है। ठीक है, तो प्रेम में वो सब कुछ भूलने की ताकत रखता है। तो जायसी ने इसी मनुष्य के प्रेम को महाकाव्यात्मक गरिमा प्रदान की। ठीक है, और इस तरह से जायसी का जो प्रेम काव्य है वो सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि एक महाकाव्यात्मक रूप में भी सामने आता है। ठीक है, तो ये आप रख सकते हैं कि न ईश्वर न अध्यात्म, मनुष्य केंद्र में है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जायसी के प्रेम काव्य में सिर्फ प्रेम ही नहीं है। ठीक है, प्रेम ही नहीं है बल्कि ट्रेजेडी भी है। ठीक है, ट्रेजेडी भी है। अब ट्रेजेडी कैसे है? जैसे हर आदमी इसको पढ़ करके अंत में तिलमिला जाएगा। ठीक है, कैसे तिलमिलाएगा? जो पद्मावत समीक्षकों के लिए कई दृष्टियों से चुनौतीपूर्ण रचना रही है। ठीक है, जैसे कुछ लोग इसे न तो तवस्सुफ की निगाह से देखते हैं, न ही लौकिक कथा के रूप में देखते हैं, न ही महाकाव्य के ढांचे पर इसको समझना चाहते हैं, और न ही मसनवी शैली के आधार पे, मतलब तसव्वुफ की निगाह में, लौकिक कथा के रूप में, महाकाव्य के ढांचे के रूप में और मसनवी ढांचे के रूप में पद्मावत पे बहुत ही ज़्यादा चिंता होती रहती है। ठीक है, तो पद्मावत एक त्रासदी के रूप में अगर हम बात करें तो इस प्रश्न की शुरुआत समीक्षक ऐसे आप समझिए, जो शाही जी थे बेसिकली, ठीक है, विजयदेव नारायण शाही, इनकी पुस्तक है जायसी। ठीक है, तो जायसी की आप चर्चा कर सकते हैं जब भी आपको लिखना हो। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये न ईश्वर न अध्यात्म बल्कि मनुष्य को केंद्र में रखता है। ठीक है, तो जायसी में ही उन्होंने इस चीज़ को बताया कि अपनी मूल प्रकृति में पद्मावत एक त्रासदी है।
ठीक है। और एशिया की धरती पर लिखा हुआ एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो यूनानी में मतलब पश्चिम में जो ट्रेजेडी थी उसके काफ़ी निकट है, ठीक है। तो त्रासदी ग्रंथ के रूप में, ठीक है, बेसिकली ट्रेजेडी क्या है, एक यूनान की एक प्राचीन नाट्य विद्या है जिसमें चरम दुख की त्रासद परिणति पर जो रचना है वो समाप्त होती है और जो भावक होता है, पाठक होता है, उसका दुख उस घनीभूत अवस्था में उसको छोड़ता है जिसको विरेचन बोलते हैं, ठीक है, विरेचन, ठीक है। पाठक को या भावक को विरेचन का अनुभव होता है, ठीक है। जैसे बात किया जाए तो इसमें नायक जो होगा वो दृढ़ होगा, साहसी होगा, नैतिक होगा, रत्नसेन यहाँ पे है। खलनायक का अनैतिक होना तो राघव सेन और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी है। नायक की अति नैतिकता के कारण कोई ऐसी भूल जो उसको अंत में हेमरसिया करके दुखद अंत तक पहुंचा दे, ठीक है। तो पद्मावत हमने देखा होगा, रत्नसेन अलाउद्दीन को घर बुला करके खाना खिलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर पद्मावत के कथानक को इस ट्रेजेडी के ढांचे पे देखा जाए तो उसमें भी ट्रेजेडी उभर के सामने आती है, ठीक है। जैसे रत्नसेन अपने सामाजिक जीवन में जैसा भी व्यक्ति हो लेकिन प्रेम मार्ग का सच्चा प्रतीक है, ठीक है। हीरामन तोते से कहानी सुनते ही पहुंच जाता है पद्मावती के पास, ठीक है। प्रेम के लिए राजपाट छोड़ देता है, बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच अंततः लंबी यात्रा पूरी करता है, ठीक है। और जब पता चलता है कि प्रेम नहीं मिलेगा तो आत्मदाह करने को भी तैयार है, ठीक है। ऐसे करके उसको पद्मावती की प्राप्ति होती है। लेकिन इस कथा में बहुत अचानक से परिवर्तन होता है। राघव चेतन जब वो अपने घर आता है तो राघव चेतन को साथ ले आता है। राघव चेतन जब निकल जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और रत्नसेन जानता है कि उसकी युद्ध क्षमता अलादीन के सामने उतनी नहीं है, किंतु वह प्रेम के मूल्य से कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, पद्मावती को दिखाने के लिए भी तैयार नहीं है, ठीक है। अंत में आपने देखा होगा कहानी में बहुत नाटकीयता आती है, ठीक है। और संधि प्रस्ताव करके वो नैतिकता का परिचय देता है और इसी हेमरसिया के कारण अलाउद्दीन उसको बंदी बना कर लेते जाता है। बाद में गोरा बदल के प्रयास से छूटता है, युद्ध वगैरह होता है, देवपाल को मार करके खुद भी देवपाल जो कि जब वो चला गया रहता है तो देवपाल क्या करता है उसको उसकी मतलब पद्मावती को पाना चाहता है, फिर देवपाल को मार करके खुद गति को प्राप्त हो जाता है। अंत में खुद तो मरता ही है, पद्मावती और जो नागमती होते हैं ये भी दोनों क्या बोलते हैं जौहर कर लेती हैं, ठीक है। तो एक त्रासद पूर्ण रचना के तौर पे भी आता है, ठीक है। यानी कि मोहम्मद कवि मतलब जायसी ने इसमें लिखा भी है, मोहम्मद कवि जो प्रेम का ना तन रकत न मांस, ठीक है। मोहम्मद कवि जो प्रेम का ना तन रकत न मांस जयमुख देखा तेई हंसा सुनाते आए आंसू, ठीक है। तो एक त्रासदीपूर्ण रचना के रूप में इसका अंत होता है, ठीक है। प्रेम के इस कवि के शरीर में न रक्त है न मांस है, वह वृद्ध हो चला है, उसका चेहरा स्वरूप भी नहीं है। इस कवि को जो देखता है उसको हंसी आती है, लेकिन जब वो उसकी त्रासदपूर्ण प्रेम कथा को सुनता है तो रोए बिना नहीं रह पाता है। खुद मोहम्मद कवि यानी कि जायसी इसको लिखते हैं, ठीक है। तो जायसी के अगर इस उक्ति को ध्यान में रखते हुए अगर पद्मावत को देखें, ठीक है, पद्मावत को अगर देखें तो साफ पता चलता है कि प्रेमाख्यान में ये एकनिष्ठ प्रेम है, ठीक है। ये एकनिष्ठ प्रेम की स्थापना करते हैं, एकनिष्ठ प्रेम की, लेकिन एकनिष्ठ प्रेम के साथ ये प्रेम ट्रेजिडी वाला भी है, ट्रेजिक विजन वाला भी प्रेम है, ट्रेजिक विजन या ट्रेजिडी वाला भी है, ठीक है। पद्मावत में जैसे जो रत्नसेन और पद्मावती का प्रेम है वो सीधा सा पाठ नहीं है, अनेक विघ्न बाधाओं अभी हम लोगों ने चर्चा की, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि पद्मावत में तमाम उतार चढ़ाव के बाद लोक कथा के साथ जुड़ करके जायसी ने इसमें इतिहास और लोक कथा दोनों का समन्वय किया हुआ है, ठीक है। अब बात किया जाए इतिहास की, ठीक है। अभी हम लोग मूल प्रश्न हम लोग का क्या था कि जायसी कवि और पद्मावत उनकी, तो उस पर चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो अगर इसमें इतिहास तत्व की और लोक कथा की, क्योंकि इस पर प्रश्न आने की संभावना है, इस पर आपका विवेचन पूछ सकता है, तो अगर ऐतिहासिक तत्व और लोक कथा की बात करें, ठीक है, तो उन्होंने इतिहास से कुछ संकेत लिए हैं, ठीक है, कुछ संकेत लिए हैं, ठीक है। और ये संकेत कैसी हैं? जनश्रुति के आधार पे, जनश्रुति के संकेत, ठीक, जनश्रुति के आधार पे लिया है, ठीक है। और इतिहास से
संकेत लिए हैं और इस संकेत में कौन कौन से हैं, जैसे राजा रतन सेन, ठीक है, राजा रतन सेन को लिया और लोक कथा से इसको लेकर के क्या रूप दे दिया, लोक कथात्मक रूप, लोक कथा से इसको जोड़ करके लोक कथात्मक रूप दे दिया, ठीक है। इसलिए अगर पद्मावत को लोक कथा का काव्यमय रूप बोला जाए, ठीक है, तो ये सब लोक कथा का काव्यमय रूप, ठीक है, इस ये सब कीवर्ड्स थोड़ा सा यूज करिएगा जब आंसर लिखिएगा। तो लोक कथा का काव्यमय रूप बोला जाए तो गलत नहीं होगा, यानी कि कथा की शुरुआत लोक कथा के आधार पर होती है। सिंघलदीप की राजकुमारी के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है, राजा गंधर्व से परेशान है, पद्मावती का जो सुंदरता है वो क्या नाम है, अवर्णनीय है, ठीक है। अब पद्मावती का ही नहीं, जितनी भी वहाँ पे स्त्रियाँ हैं सबकी जो है सुंदरता बहुत ही वो है, ठीक है। सुग्गा जो है वो पद्मावती के लिए वर ढूंढने की बात करता है, लेकिन राजा गंधर्व उसको मारने का आदेश दे देता है, बाद में उसको बचा लिया जाता है, ठीक है। आखिर में सुग्गा जो गुरु सुग्गा जो है अंत में वो पद्मावती के लिए रतन सेन की खोज करता भी है, ठीक है, और रतन सेन के मन में पद्मावती के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। तो ये सारी जो कहानी है लोक कथात्मक रूप है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अंत में कैसे आपने देखा होगा कि रत्नसेन जो है राजा से योगी बन जाता है, सत्ता छोड़ देता है, एक सामान्य आदमी एक योगी की भांति, ठीक है। तो इसमें कुछ माना जाता है कि ये कुछ रहस्यवाद भी जोड़ रहा है, ठीक है, रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद भी जोड़ रहा है। तो अभी हम लोग इस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे, रहस्यवाद पे भी, ठीक है। तो सत्ता छोड़ करके एक सामान्य आदमी बन के पद्मावती को प्राप्त करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद से जो शिव पार्वती खंड आपने उसमें देखा होगा कि रतन सेन के जो एकनिष्ठ प्रेम है इसको उभारते हुए शिव पार्वती उसको एक सिद्धि गुटखा प्रदान करते हैं और बताते हैं कि अब ये ले जाओ, इससे तुमको सिद्धि मिल जाएगी, मतलब पद्मावती की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें फिर रहस्यवाद में जो पारलौकिक एंगल है वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो कुल मिला जुला के अगर बात करें तो लोक कथा के साथ साथ ये रहस्यवाद से जुड़ता है, ठीक है। और बेसिकली जो प्रेम की महत्ता स्थापित करने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि जायसी ने ऐतिहासिक कथा को लोक कथात्मक रूप दे दिया है, ठीक है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इसमें आता है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य शुक्ल, ठीक है। आचार्य शुक्ल बोलते भी हैं कि प्रेम के स्वरूप का दिग्दर्शन जायसी ने स्थान स्थान पे किया है। कहीं कहीं यह स्वरूप लौकिक रूप में दिखाई पड़ता है, कहीं कहीं लोक बंधन से परे, ठीक है। पर जायसी की दृष्टि से इस लौकिक प्रेम से आगे बढ़ी हुई ये जो प्रेम है वो विशुद्ध रूप में वो प्रेम को विशुद्ध रूप में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ना हो सरक चाहे राजू न मोई नरक से तू किच काजू चाहे ओई कर दर्शन पावा जे मोई आनी प्रेम पथलावा, ठीक है। तो पद्मावती एक तरफ, स्वर्ग नरक एक तरफ, ठीक है। रत्नसेन क्या करता है, सिर्फ पद्मावती को चाहता है, ठीक है। तो अंत में ये आप इसको जोड़ सकते हैं रहस्यवाद से, ठीक है। रहस्यवादी व्याख्या भी हम लोग एक बार देखेंगे। बेसिकली रहस्यवाद के संदर्भ में भी जो आचार्य शुक्ल हैं वो कबीर और जायसी के रहस्यवाद की तुलना करते हैं, ठीक है। तो आचार्य शुक्ल का इसमें मत था कि कबीर और जायसी का रहस्यवाद सौंदर्य की दृष्टि से भिन्न प्रकृति का है, ठीक है। कबीर का रहस्यवाद जो है वो रूखा है और जायसी का रहस्यवाद है वो सुंदर और रमणीय है, सुंदर व रमणीय, ठीक है। मतलब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कबीर में वाक चातुर्य है, प्रतिभा है और प्रकृति के प्रसार में भगवान का दर्शन करने वाली भावुकता नहीं है, ठीक है। कबीर में जो कुछ रहस्यवाद है वो एक भावुक या कवि का रहस्यवाद नहीं है, बल्कि वो एक संत का रहस्यवाद है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने फिर आगे बताया कि हिंदी के कवियों में अगर कहीं रमणीय, सुंदर और अद्वैतीय रहस्यवाद है तो जायसी का है, जिसकी भावुकता बहुत उच्च कोटि का है, ठीक है। तो उस रहस्यवाद को है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जायसी जिस दर्शन को लेकर चलते हैं वो सूफियों का सर्वेश्वरवाद वाला दर्शन है, अगर बात करें रहस्यवाद की, ठीक है, सर्वेश्वरवाद वाला दर्शन। और इस सर्वेश्वरवाद वाले दर्शन के अनुसार जगत मिथ्या असत्य नहीं बल्कि ईश्वर की एक अभिव्यक्ति है, और ऐसा होने के कारण जायसी ब्रह्मांड को एक एक वस्तु में ईश्वरीय सौंदर्य देखते हैं और एक एक वस्तु में प्रेम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे जय दिन दसन ज्योति निर्मयी, ठीक है, सर्वेश्वरवाद, तो हर वस्तु में ईश्वर, ठीक है। उदाहरण
जेहि दिन दसन ज्योति निर्मयी बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई रवि से सिनखत दीपहि ओहि जेती रतन पदारथ मानक मोती। ठीक है, तो ये वाला आप थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं कि बेसिकली रहस्यवाद मतलब कबीर जायसी के संदर्भ में रहस्यवाद बहुत ही उच्च कोटि का रहस्यवाद आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे लोक कथात्मक रूप पे। ठीक है, तो वहाँ पे पद्मावती को पाने जाते हैं रतन सेन। सिर्फ पद्मावती के अलावा कुछ नहीं चाहिए उनको। पद्मावती एक तरफ और स्वर्ग नरक सब एक तरफ। नौ हो सरक का चाहे राजू न मोई नरक से किच काजू चाहे ओकर दर्शन पावा जे मोई आनी प्रेम पतलावा। तो मुझे सिर्फ पद्मावती चाहिए, इसलिए रतन सेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए पर्वतों के आकाश की ऊंचाइयों को नापने के लिए यहाँ पे तैयार है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रसंग भी है, जिस पर्वत पर उसकी प्रिया के दर्शन संभव हो उस पर्वत पर पाओ तो क्या वो सिर से चढ़ने के लिए तैयार है, इतना मेहनत करने के लिए तैयार है। ठीक है, दरअसल जायसी कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, पुरुषें चाही ऊंच ही आयु, अर्थात प्रेम के लिए बहुत बड़े कलेजे की जरूरत पड़ती है, कलेजे की जरूरत। तो प्रेम तत्व की स्थापना करने में जायसी बहुत ही यहाँ पे माहिर साबित होते हैं। अभी हम लोग एक प्रेम तत्व के आधार पर जायसी के काव्य का भी मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, यानी कि जायसी के प्रेम का आदर्श प्रेम के जायसी के संदर्भ में जो प्रेम की बात करें तो क्या है, अपना कलेजा बढ़ा करके सब कुछ न्योछावर कर दीजिए, सब कुछ न्योछावर। ठीक है, और कुछ कुछ आप ये भक्ति में देखिएगा ना, दास भक्ति, तुलसी की दास भक्ति क्या है, सब कुछ न्योछावर कर देना। ठीक है, क्या नाम है, सूर्य की भक्ति क्या है, सब कुछ न्योछावर कर देना। ठीक है, पोषण तत् अनुग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे भी जायसी का जो प्रेम है वो क्या है, आदर्श प्रेम के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना और उसे किसी भी कीमत पर प्राप्त कर देना, किसी भी कीमत पर प्राप्त करना। ठीक है, रतन सेन का प्रेम सब एक तरफ है और पद्मावती जो है एकदम उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पद्मावती से मिलन के पूर्व रतन सेन क्या है उसका, आप देखिए ना कैसे वो मिलन से पूर्व रतन सेन जो है वो सब कुछ भूल करके केवल मतलब पद्मावती का कहानी सुन करके पद्मावती के प्रेम में खो जाता है। ठीक है, और जब दर्शन करता है तो दर्शन मात्र से बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे बता सकते हैं। अब एक प्रश्न थोड़ा सा समझ लेंगे। मान लीजिए एक प्रश्न आता है। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे लिख रहा हूँ, पद्मावत अपने मूल उद्देश्य में प्रेम तत्व की स्थापना वाला प्रेमाख्यानक काव्य है। विवेचन कीजिए। ठीक है, मान लीजिए अगर ये प्रश्न आ जाए कि पद्मावत अपने मूल उद्देश्य में प्रेम तत्व की स्थापना करने वाला काव्य है, तो क्या लिखेंगे। अब इसको भूमिका में देखिए, पद्मावत जो है आपको पता है भक्तिकालीन काव्य है। इसके जो राइटर हैं जायसी जी, वो निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा, ठीक है, के प्रतिनिधि कवि हैं, निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, और पद्मावत में प्रेम तत्व का आधार प्रतीकों के माध्यम से बताया उन्होंने। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप भूमिका में बता सकते हैं कि पद्मावत भक्तिकालीन निर्गुण प्रेमाश्रयी परंपरा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रतिनिधि रचना है। ठीक है, और पद्मावत में जो प्रेम तत्व है, प्रेम तत्व का आधार प्रतीकों के माध्यम से सूफी दर्शन से जुड़ता है। ठीक है, क्योंकि इस दर्शन में बंदे व खुदा के मध्य स्वामी और दास का संबंध नहीं है बल्कि प्रेम का संबंध है। ठीक है, जगत जो जायसी का जो रहस्यवाद अभी हम लोगों ने देखा था, तो जायसी का रहस्यवाद है क्या बेसिकली कि जगत मिथ्या या असत्य नहीं बल्कि ईश्वर की ही सहज अभिव्यक्ति, और ऐसा होने के कारण जायसी ब्रह्मांड के एक एक वस्तु में ईश्वरीय सौंदर्य की छटा देखते हैं। तो जब ईश्वरीय सौंदर्य की छटा देखते हैं तो सूफी दर्शन में भी बंदे और खुदा के मध्य स्वामी और दास का नहीं बल्कि प्रेम का संबंध है। ठीक है, तो उसी चीज़ को आप बता सकते हो कि सूफी परंपरा में प्रेम का संबंध, बंदे और खुदा के मध्य प्रेम का संबंध। ठीक है, तो भूमिका में इसी चीज़ को
बताना है कि पद्मावत भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम आश्रित परंपरा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रतिनिधि रचना है और पद्मावत में प्रेम तत्व का आधार प्रतीकों के माध्यम से सूफी दर्शन से जुड़ता है, क्योंकि इस दर्शन में बंदे और खुदा के मध्य स्वामी और दास नहीं अपितु प्रेम का संबंध है। ठीक है, जायसी का जो समयाकाल है, जायसी का समयाकाल, ठीक है, ये ऐसा समय है कि दो संस्कृतियों के मध्य तनाव के कारण सांप्रदायिकता चरम पे थी। ठीक है, सांप्रदायिकता चरम पे थी, तो ऐसे में इनको प्रेम की स्थापना करना ही था। ठीक है, यानी कि जायसी समाज में प्रेम की महत्ता को समझते हुए प्रेम की महत्ता स्थापित करना चाहते थे, और प्रेम की महत्ता समझते हुए क्या करते हैं ये लोक कथा। ठीक है, लोक कथा कौन सा उठाते हैं? हिंदू जो कहानियां हैं, हिंदू जो घरों में कहानियां चल रही हैं उसकी लोक कथा उठाते हैं। तो एक पैराग्राफ में आपने भूमिका बता दी, दूसरे पैराग्राफ में इस चीज़ की चर्चा कर सकते हैं कि जायसी का जो समयकाल है वो ऐसा है कि समाज में दो संस्कृतियों के मध्य तनाव के कारण सांप्रदायिकता चरम पे है। ऐसे में प्रेम की महत्ता समझते हुए, प्रेम तत्व की स्थापना की महत्ता समझते हुए हिंदू लोक कथाओं में प्रचलित प्रेम कहानियों को विषय बनाते हैं। ठीक है, जो शैली है वो भी दोहा चौपाइयों से बद्ध कड़वक शैली है, दोहा चौपाई। ठीक है, ये भी हिंदू परंपरा से मानी जाती है। ठीक है, जो कि दोहा चौपाई से बद्ध ये परंपरा कहना क्या चाहती है? मानुष प्रेम को ही बैकुंठी बनाने का आह्वान करती है। ठीक है, मानुष प्रेम को बैकुंठी। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पर दे देंगे, मानुष प्रेम भय बैकुंठी नाहित काहीं छार एक मुट्ठी। ठीक है, तो एक पैराग्राफ में आप इस चीज़ की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, पद्मावत अपने मूल उद्देश्य में प्रेम तत्व की स्थापना, तो कहाँ कहाँ पद्मावत में प्रेम तत्व दिखता है उसको आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, अगला क्या बता सकते हो कि मध्यकाल में ऐसी पहली बार हुआ कि जब किसी भक्त कवि ने स्थापित तौर पे बोला है कि मानवीय प्रेम जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये विजय देव नारायण साई का स्टेटमेंट लिख सकते हो कि मानवीय प्रेम जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, और कविता के केंद्र में भी कौन है? कविता के केंद्र में मनुष्य। ठीक है, कविता के केंद्र में मनुष्य है। ठीक है, तो मध्यकाल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भक्त कवि ने स्थापित तौर पे मानवीय प्रेम जीवन का लक्ष्य है इसको बोला, और प्रेम विहीन जीवन जो है वो मुट्ठी भर राख से ज्यादा नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप बता सकते हो, मानवीय प्रेम जीवन का लक्ष्य और कविता के केंद्र में मनुष्य है। तो इसको आप बता सकते हो कि मध्यकाल में ऐसा, विजय देव नारायण साई के शब्दों में, मध्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी भक्त कवि ने स्थापित तौर पे बोला है कि मानवीय प्रेम जीवन का लक्ष्य और कविता के केंद्र में क्या है? मनुष्य है। ठीक है, ब्रैकेट बंद, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बताना है। ठीक है, अब प्रेम विहीन जीवन क्या है? मुट्ठी भर राख से ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सुल्तान के प्रसंग में जायसी का जब आप कथन देखोगे, जब वो प्रतीक के तौर पे तसव्वुफ की अवधारणा से जुड़ता है समानांतर अर्थ में। ठीक है, और जायसी का जो ये कथन है कि मानुष प्रेम भय बैकुंठी नाहित काहीं छार एक मुट्ठी। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली तसव्वुफ के अर्थ में जो प्रतीक के तौर पर तसव्वुफ के साथ जुड़ता है, और समानांतर अर्थ में समाज के साथ। ठीक है, तसव्वुफ के साथ प्लस समाज के साथ दोनों में जुड़ता है। ठीक है, मतलब सुल्तान के प्रसंग में आप देखिए कि सुल्तान क्या बोलता है, अंत में इतना सब कुछ कर लेने के बाद उसको प्रेम नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो तसव्वुफ की अवधारणा के साथ जुड़ता है कि जिसने रहस्यवाद, जिसको बोलता है ना, कभी लिखते हैं मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कभी कैलाश में। ठीक है, तो उसी तरह से तो प्रतीक के तौर पे तसव्वुफ के साथ जुड़ता है वहां पे कि सुल्तान के इतना करने के बावजूद उसको कुछ नहीं मिलता है, और वहीं समाज में प्रेम के संदर्भ में जुड़ता है कि जिसने प्रेम की महत्ता को समझ लिया रतन सिंह, वो पद्मावती को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगला क्या बता सकते हैं? पद्मावत में अर्जित प्रेम को महत्व है, अर्जित प्रेम को महत्व। ठीक है, महत्व इसमें नहीं, ये पद्मावत जो है अर्जित प्रेम को महत्व देता है, और इसको पाने का मार्ग क्या है? अत्यंत कठिन है। ठीक है, प्रेम पाने की कठिनता बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे कबीर बोलता है ना, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं। ठीक है, तो उसी में जायसी लिखते हैं, प्रेम पहाड़
कठिन विधि गढ़ा, कठिन विधि गढ़ा, ठीक है। शीश सौ पे चढ़े, शीश जो शीश सो चढ़ा, ठीक है। तो इसको आप बता सकते हो कि पद्मावत अर्जित प्रेम को महत्व देता है, जिसे पाने का मार्ग अत्यंत कठिन है। प्रेम पाने की कठिनता में जैसी कबीर की परंपरा से आश्रय पाते हैं। कबीरा हुआ घर प्रेम का खाला का गरना ही, और कहते हैं कि प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सौ पैर चढ़े शीश चढ़ा, ठीक है। यहाँ पे जायसी का स्पष्ट मानना है कि प्रेम के लिए अपने खून और आंसुओं की लेन तक बनानी पड़ती है, तभी वास्तविक प्रेम सुलभ होता है, ठीक है। तो क्या बता सकते हैं, प्रेम के लिए सर्वस्व निछावर का भाव, सर्वस्व निछावर का भाव, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी ना, यहाँ पे देखिए सब कुछ निछावर, ठीक है, कलेजे को निकाल करके बाहर रखना पड़ता है। तो प्रेम के लिए सर्वस्व निछावर का भाव, ठीक है। यहाँ तक कि स्वर्ग नरक एक तरफ, पद्मावती एक तरफ, ना हो स्वर्ग के चाहे राजू, ना हो नरक सिंह कुछ काजू, ठीक है। ये वाला भाव होना चाहिए, ठीक है। और अपने खून और आंसुओं की लेई बनानी पड़ती है, तभी वास्तविक प्रेम यहाँ पे सुलभ होता है, ठीक है। जोरी लाई रकत के लिए, ठीक है, जोरी लाई रकत के लिए गाड़ी प्रीति नैना जल गई, ठीक है। तो इस चीज को आप बता सकते हो कि प्रेम में सर्वोच्च निछावर का भाव आता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रेम जो है जीवन की ऊर्जा के तौर पे सामने आता है, प्रेम जीवन की ऊर्जा, ठीक है। कैसे, साहचर्य से अर्जित प्रेम जीवन की ऊर्जा बनकर के सामने आता है, ठीक है। वही बस प्राप्त करना है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे मैथिली स्वर्णगुप्त उर्मिला में लिखते हैं ना, मैथिली स्वर्णगुप्त उर्मिला में लिखते हैं, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग जलता है और दीपक भी जलता है, सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है, ठीक है। तो पतंगा का दीपक के साथ कैसा प्रेम है, अंत में जल करके मर जाना, ठीक है। तो प्रेम के सर्वोच्च अनुसार भाव चाहिए तो इससे जोड़ दीजिए, चाहे तो प्रेम जीवन की ऊर्जा के तौर पे जोड़ सकते हैं कि जब तक है तब तक दीपक को ही देखना है, भले उसमें जल के मर जाए, ठीक है। और ये जो प्रेम है वो जीवन की ऊर्जा बन के उभरता है। जैसे मृत्यु के निकट जब रतन सेन को हीरामन से जब पद्मावती का संदेश मिलता है, ठीक है, मरो तो मरो जियो एक साथा, तो उसे मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और वो उमंग में भर उठता है, ठीक है। तो ये बता सकते हो प्रेम यहाँ मन को आनंद देता है, मन को आनंद देता है, निर्मल बनाता है, ठीक है, निर्मल बनाता है। इसको क्या लिख सकते हैं कि प्रेम यहाँ मन को आनंद देता है, आनंद मन से भरता है, साथ ही निर्मल बनाता है। प्रेम से भरे मन को हर वस्तु हर जीव में सौंदर्य और प्रेम का भाव नजर आता है, ठीक है। जैसे जो जायसी का रहस्यवाद है उसमें क्या है, यही है ना कि जायसी ब्रह्मांड को जगत या जो जगत है उसको या मतलब जगत है वो मिथ्या या असत्य नहीं है बल्कि ईश्वर की ही सहज अभिव्यक्ति है। और ऐसा होने पर जायसी ब्रह्मांड को एक एक प्राकृतिक वस्तु में ईश्वरी सौंदर्य देखते हैं। जय दिन दर्शन ज्योति निर्मयी बहुते ज्योति ज्योति ओही भई, ठीक है। तो इसको भी बता सकते हो, या 3 लोक 14 खंड सब पर सूझी प्रेम छाड़ी ने लोन किचू जो देखा मन बूझ। तो हर जगह प्रेम ही प्रेम नजर आता है। प्रेम से भरे मन को हर वस्तु हर जीव में सौंदर्य व प्रेम नजर आता है। तो प्रेम को आनंद निर्मल बनाता है, हर जगह प्रेम, ठीक है। इसको बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रेमी की हर वस्तु से प्रेम, प्रेमी की हर वस्तु से प्रेम, ठीक है। प्रेमी को अपने प्रिय से जुड़ी हर वस्तु में प्रिय लगने लगती है। जैसे नागमती की चर्चा कर सकते हैं। नागमती क्या बोलती है कि वह पथ पलकन जान गोहारों शीश चरण के चलों सिधारों, ठीक है। यानी कि जो प्रिय की ओर जाने वाला मार्ग है उससे भी नागमती जो है रीझ जाती है। तो प्रेमी को हर वस्तु प्रेमी की प्रिय लगती है, ठीक है। पद्मावत ये बताता है कि प्रेम का भाव जितना गहरा होगा
भाव जितना गहरा होगा, ठीक है, इच्छाएं उतनी कम होंगी या सीमित होंगी, ठीक है। तो आज का जो आईफोन वाला प्रेम है, जो टेडी बियर वाला, जो चॉकलेट वाला प्रेम है, उसमें के संदर्भ में भी आप चर्चा कर सकते हैं। पद्मावत ये बताता है कि प्रेम का भाव जितना गहरा है, इच्छाएं उतनी सीमित होंगी, ठीक है। प्रेम के लिए यहाँ पे कैसा भाव चाहिए? बलिदान का भाव, ठीक है, गौरव के भाव में दिखता है, ठीक है, बलिदान का भाव दिखता है, यहाँ गौरव के भाव में दिखता है। यह तंजारो छारी के कहूं की पवन उड़ाए, मक तुम मारक उड़ी परे कंत धरे जहां पाऊं, ठीक है, जो बता सकता है। फिर उद्देश्य के तौर पे यहाँ पे उद्देश्य के तौर पे चर्चा कर सकते हैं कि जायसी सच्चे प्रेम को, यहाँ पे सच्चा प्रेम क्या है? साध्य। साध्य क्या है? सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम जो है वो साध्य है, ठीक है। तो उद्देश्य के रूप में जायसी ने सच्चे प्रेम को साध्य के रूप में देखा है और उसी प्रतिबद्धता, यह उस प्रतिबद्धता की कल्पना करता है जो प्रेमी को प्रिय के साक्षात्कार कहते और किसी की चाह नहीं है। ना हो सरफ तो चाहे राजू, ना मोई नरक से तो कुछ काजू, चाहे वही कर दर्शन पावा, जही नहीं आने प्रेम पथलावा, ठीक है। तो यही चीज मुझे चाहिए। सच्चा प्रेम क्या है? साध्य है यहाँ पे, ठीक है। संपूर्णता में निष्कर्ष दे सकते हैं कि संपूर्णता में यहाँ प्रेम तत्व तो आदर्शवादी रूप में निरपेक्ष स्तर पर विद्यमान है, जहाँ प्रेम क्या है? एकांतिक है। प्रेम एकांतिक है, यानी कि प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं। प्रीति अकेली बेल छावा, दूसर बेल संचय पावा, ठीक है। तो इसको बता सकते हैं, यानी कि जायसी के पद्मावत में प्रेम तत्व आधार के रूप में स्थापित है, जहां एक तरफ पद्मावती के संदर्भ में पद्मावती, ठीक है, पद्मावती क्या है? लोक निरपेक्ष प्रेम है, ठीक है, ईश्वरीय प्रेम, लोक निरपेक्ष प्रेम है, ठीक है। वहीं नागमती क्या है? लोक उन्मुख प्रेम है, ठीक है, लोकोन्मुख प्रेम है, ठीक है। एक तरफ ये तसव्वुफ की अवधारणा से जुड़ता है, तो दूसरी तरफ समाज के साथ भी जुड़ा रखता है। इसी से कहते हैं अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जायसी ने नागमती के वियोग वर्णन द्वारा नारी की व्यथा कथा को प्रस्तुत किया है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो नागमती के विरह वर्णन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इसमें नागमती को रानी के रूप में बल्कि एक साधारण विरह दग्ध, ठीक है, विरह दग्ध स्त्री के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। शुक्ल जी ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानी पर एकदम भूल जाती हैं और अपने आप को केवल एक साधारण नारी के रूप में देखती हैं, ठीक है। तो विरह दग्ध स्त्री के रूप में वियोग वर्णन नारी की व्यथा कथा को कैसे प्रस्तुत किया, इसी को बताना है, ठीक है। तो भूमिका में ये सब बकैती तौर पर कर लेंगे कि जायसी जो है निर्गुण प्रेम आख्यानक धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये सब, ठीक है। ये सारा चीज बता लीजिएगा। अब वियोग वर्णन जो है नागमती का, ये वियोग वर्णन एक बार देख लीजिए, वियोग वर्णन, ठीक है। तो बेसिकली है क्या कि जायसी ने नागमती के विरह का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। शुद्ध जी के शब्दों में ये रमणीय है, सुंदर है और मार्मिक है, ठीक है। इनमें जायसी नाम की एक पुस्तक लिखी थी विजय देव नारायण शाही, तो केवल शाही जी लिखिएगा, और शाही ये वाला शाही, ये वाला शाही नहीं, ठीक है। तो विजय देव नारायण शाही ये नहीं, ये, ठीक है। तो विजय देव नारायण शाही, ठीक है। तो शाही ने भी इसके संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं की हैं, ठीक है। तो नागमती जो है वो रत्नसेन की पत्नी है और रत्नसेन पद्मावती की खोज में जब सिंघल द्वीप जाने लगता है तो एक वर्ष तक पति से अलग रहने के कारण वह वियोग का अनुभव करती है, विरह का अनुभव करती है और उसी में वियोग वर्णन में वो नारी की व्यथा कथा को प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो इस वियोग वर्णन में जैसे शुक्ल जी ने बोला था कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है, ठीक है, क्योंकि अपनी भावुकता का जो बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन भूल जाती हैं, ठीक है। तो सबसे यही जो नारी की व्यथा कथा को प्रस्तुत किया है, तो पहला चीज यही है कि विरह में रानीपन भूल जाना, ठीक है, क्योंकि नारी की व्यथा कथा और क्या किस तरह विरह करती है? एक साधारण नारी की भांति, ठीक है, एक साधारण नारी की भांति। तो नागमती की विरह में जो साधारणीकरण की जो अद्भुत क्षमता है
वह मूलतः नारी के तौर पे है, ठीक है, रानी के तौर पे नहीं, ठीक है। तो विरह में रानीपन भूल जाना, नारी की भांति, ठीक है। तो ये क्यों है? क्योंकि विरह का साधारीकरण, थोड़ा सा कीवर्ड लिखिएगा, साधारीकरण, ठीक है। और साधारीकरण क्यों हो पाया है कि नागवती ने विरह को रानी के तौर पे नहीं बल्कि नारी के तौर पे भोगा है, ठीक है। यानी कि अपना रानीपन नहीं भूलती तो उसके विरह के लिए जो प्रयुक्त प्रतीक हैं, उपमान है, ये महलों की भीतरी दुनिया के होते, ठीक है। और आम आदमी से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। तो नारी की व्यथा कथा कैसे हो पा रही है? क्योंकि रानी नागवती जो है अपने विरह को साधारीकरण के स्तर पे ले जा पाती है, ठीक है। जैसे रानी नागवती ऐसी बातों से परेशान है जो महलों में रहने वालों को नहीं बल्कि साधारण लोगों को परेशान करती है, ठीक है। जैसे तो फिर आगे क्या बताएंगे? नारी की विरह कथा। तो नारी की व्यथा कथा को क्या बताएंगे? तो नारी की व्यथा कथा को निम्नलिखित बिंदुओं को तरफ देखा जा सकता है। पहली क्या है? विरह में रानीपन भूल जाना, नारी की भांति न कि रानी की भांति, विरह का साधारणीकरण, ठीक है। और साधारण लोगों की बातें परेशान करती हैं, ठीक है। उन बातों से परेशान जो साधारण लोगों को परेशान करती है, साधारण लोगों को, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या देंगे? जेठ जरे जग बहे दुआरा, ठीक है। जेठ जरे जग बहे दुआरा, उठे बवंदर दिखे पहाड़ा, चारे पवन झकोरे लागी आगी, लंका दाई पलंका लागी, ठीक है। तो इस चीज को बता सकते हैं कि ये सब जेठ वगैरह किसको पता चलता है? जो लोग एसी में रहेंगे उसको थोड़ी गर्मी पता चलेगी, मई जून की, ठीक है। गर्मी और बरसात उसी को पता चलेगा जो साधारण घर से, ठीक है। तो नागवती की विरह की एक सबसे बड़ी विशेषता के तौर पर आता है। दूसरा है अन्य विशेषता के तौर पर आप बता सकते हैं, इसमें आत्मविस्तार बहुत ज्यादा है, ठीक है। आत्मविस्तार इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि वह व्यक्ति मतलब ऐसा आप समझिए कि जब व्यक्ति वियोग में होता है तो अन्य व्यक्तियों को अपना दुख बताना चाहता है और दुख दूर करने में उसकी सहायता भी चाहता है। जब व्यक्ति में भावुकता अधिक होगी तो विरही व्यक्ति प्रकृति से भी दुखी होने की उम्मीद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आत्मविस्तार बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सूरदास से तुलना कर सकते हैं, सूरदास की गोपियां क्या बोलती हैं? मधुबन तुम कतरवत हरे, ठीक है। मधुबन तुम कतरवत हरे, देख वियोग श्याम सुंदर की, तुम क्यों धारे क्यों न जरे, ठीक है। तो मधुबन तुम हरे कैसे रह सकते हो, वियोग में जग क्यों नहीं जाते, ठीक है। तो आत्मविस्तार यहाँ पे बहुत ज्यादा है और आत्मविस्तार ज्यादा होने से व्यक्ति अपना दुख बांटना चाहता है, अपना दुख बांटना चाहता है, ठीक है। और दुख दूर करने में जिससे दुख बांटता है उसे चाहता है कि उससे सहायता भी मिले, ठीक है। तो सहायता की उम्मीद करता है, ठीक है। जैसे सूर्य की गोपियां करती हैं, ठीक है। जैसे रामचरितमानस में सीता जी के वियोग में राम भगवान कहते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं, ठीक है। तो ऐसी ही अवस्था कुछ नागवती की है, ठीक है। नागवती क्यों सो कहीं संदेशड़ा हे भौरा एकाग, भौरा को पीऊ सो कहीं संदेशड़ा हे भौरा एकाग, सो धनी गिरहे जली मुई तीन धुआं हनी लाग, ठीक है। तो भौरा और काग से भी संदेश भेजना शुरू कर देती हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्या है? हिंदी साहित्य में पहली बार ऐसा है कि प्रकृति जो है विरही के साथ दुख में शामिल होता है, ठीक है। तो इसको बता सकते हैं कि नारी की व्यथा कथा, ठीक है। इसमें नारी इतनी व्यथित है, ऐसे लिखिएगा, पद्मावती नारी के रूप में इतनी व्यथित है कि प्रकृति भी व्यथित हो जाती है, ठीक है। प्रकृति भी यहाँ पे व्यथित हो जाती है, ठीक है। नागवती से पक्षी बोलता है, सिर सिर रो पूर्ण डोला आदि रात विहंगम बोला, ठीक है। तू
तू फिर दाहें सब पाखी कई दुख रैन लावस आखी, ठीक है। तो आप इस चीज को भी बता सकते हो कि नागमती मतलब नागमती इतनी ज्यादा व्यथित है कि प्रकृति भी उसके साथ विरोधी हो जाती है, ठीक है। तो नारी की व्यथा कथा के संदर्भ से जोड़िएगा जरूर, ठीक है। तो अगला क्या बता सकते हैं कि नारी की व्यथा कथा में नागमती की विरह वर्णन की एक और प्रमुख विशेषता ऐसी होती है कि उसका जो विरह है वो वैयक्तिक संयोग पे ही आधारित नहीं है, बल्कि लोक व्यवहारों और कर्तव्यों से जुड़ा है, ठीक है। लोक व्यवहार और कर्तव्यों से जुड़ा हो, ठीक है। यानी कि नागवती जैसे एक हिंदू नारी है, ठीक है। जीवन की सारी सार्थकता उस समय मध्यकाल में पति पे केंद्रित है, पति आश्रित होती थी नारियां, ठीक है। तो नागवती की विरह में दोहरा दुख है, एक तो पति नहीं है, दूसरा पति एक और नारी की खोज में दिया है, मतलब एक तो पति है नहीं, ये विरह का कारण है। पति जो गया है वो लाने क्या बोलते हैं, जो सौत लाने गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, नारी को लोक व्यवहार और कर्तव्यों से जुड़ाव रख करके सौत लाने गया है, तो ये चीज नागमती को तनाव देती है, ठीक है। उसे भोग से मतलब नहीं है, लेकिन उसको सौत आने से दुख है, और ये दुख वो ये नहीं बताती कि मुझे सौत आने से, वो दुख बताती है कि मुझे लोक व्यवहार या कर्तव्यों से जुड़ाव है, ठीक है। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, ठीक है। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हाँ बिन नाम मंदिर को छावा, ठीक है। कि बरसात अब होगी तो ये मड़ई कौन छाएगा, ठीक है। तो उनकी जायसी ने स्त्री जाति की जो सामान्य स्थिति के भीतर विप्रलंब श्रृंगार के माध्यम से जितना विरह दिखाया है वो हिंदू गृहिणी की विरहवाणी के रूप में आया है, ठीक है। आचार्य सूर्य बोलते हैं कि जैसे ने स्त्री जाति की या कम से कम हिंदू गृहिणी मात्र की सामान्य स्थिति के भीतर जितना विरह दिखाया है वो हिंदी गृहिणी का विरह है, ठीक है। तो नारी की व्यथा कथा है, ठीक है। उसका क्या बोल सकते हो, नारी की व्यथा कथा, जिसमें ग्राहिस्तिक चेतना है, मार्मिकता है, ठीक है। तो आप विस्तार ये सब बता देंगे, लोक विस्तार कर्तव्यों से जुड़ा ग्राहिस्तिक चेतना, ठीक है। मार्मिकता का भी समावेश, मार्मिकता का समावेश, ठीक है। मोह भोग सो काज न भावी सोहे दृष्टि की चाहनचारी, ठीक है। ऐसी स्थिति है कि जितना भी मिल सके अपने पति का सहारा मिल जाए, बस मार्मिकता ऐसी है। नागवती अच्छी तरह समझती है कि मध्यकाल में पुरुष या पति से उसकी सात्विकता की अपेक्षा नहीं है, सौत लाए तो लाए, सौत लाए चल जाएगा, लेकिन अपने पति का बस सहारा उसको मिल जाए। मावती सो कहीं भी हंगम कंत लो भाई रही करी संगम, तो चैन सुख मिले शरीरा मोह का दिए दुंद दुख पूरा, ठीक है। तो नागवती का वियोग इस तरह में मार्मिकता को भी समावेशित करता है और सौत के कारण जो होने वाला दुख है उसको भी प्रकट करता है, ठीक है। फिर से ये नारी की व्यथा कथा के तौर पर सामने आता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नागमती का वियोग अपनी प्रतिबद्धता में बेन उठा है, ठीक है। अपनी जो नारी है वो प्रतिबद्ध है, ठीक है। और प्रतिबद्धता कैसी है, अनूठी प्रतिबद्धता, ठीक है, अनूठी प्रतिबद्धता। उसकी अंतिम इच्छा यही है कि प्रिय से संगम न हो तो कम से कम इतना अवश्य हो जाए कि मेरे जलने के बाद यह तंजारो छाड़ के कहों कि पवन उड़ाए मकुट मार्ग उड़ी पर कंत धरे जा पाऊं, ठीक है। राख उड़कर उस रास्ते पे जाए जहां से मेरे पति आने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जीवन की सारी सार्थकता पति के कष्टों को बचाने में है, व्यक्तिगत भोग नहीं। प्रतिबद्धता क्या अनूठी है, व्यक्तिगत भोग नहीं, ठीक है। इसको बता देंगे। अगला क्या बता सकते हैं कि ऊहात्मकता वाला बताना है, रहने दीजिए, ऊहात्मकता वाला मत बताइएगा, ठीक है। तो अंत में एक निष्कर्ष दीजिएगा कि स्पष्ट है कि वियोग पक्ष का वर्णन में, ठीक है, बेसिकली नारी की व्यथा कथा में, ठीक है, यहाँ पे बताइएगा कि नागवती की वियोग वर्णन में जायसी ने नागवती के वियोग वर्णन द्वारा नारी की व्यथा कथा को जायसी ने वियोग पक्ष के वर्णन के द्वारा बहुत ही मार्मिकता रमणीयता के साथ प्रस्तुत किया है, ठीक है। और नागमती का जो विरह वर्णन है ये नारी की व्यथा कथा है, ठीक है। बेसिकली एक पतिव्रता नारी जो कि ग्रास्तिक विरह से युक्त है, ठीक है। उसको देह की भूख या वासना की आकुलता भले हो न हो, लेकिन ग्रास्तिक चेतना उसमें थोड़ी सी ज्यादा दिखती है, ठीक है। और
तमाम जो है मतलब विरह का यहाँ पे साधारीकरण के माध्यम से आप बता सकते हैं कि विरह का यहाँ पे साधारीकरण दिखता है और नारी की व्यथा कथा का चित्रण दिखता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से इस प्रश्न को बता सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। जायसी ने इतिहास और कल्पना के सुंदर समन्वय से अत्यंत उत्कर्ष का महाकाव्य बना दिया है। इस कथन के आधार पर पद्मावत की समीक्षा कीजिए। 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि इतिहास और कल्पना के सुंदर समन्वय से कैसे, पद्मावत में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय कैसे। ठीक है, तो भूमिका में वही सब चीजें जो बकैती है जायसी से संबंधित वो लिखिएगा। ठीक है, और कोई भी रचना अपने कथानक का निर्माण 3 आधारों पर करती है। ठीक है, एक तो वो इतिहास से कथा ले, ठीक है, दूसरा शुद्ध कल्पना हो, और तीसरा पहले प्लस दूसरे का मिश्रण, 1 प्लस 2 का मिश्रण। ठीक है, तो पद्मावती की ऐतिहासिकता का विश्लेषण करेंगे तो 2 आधार पर कर सकते हैं। जैसे पहले भाग में रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कथा है जो दोनों के विवाह तक चलती है, और दूसरे भाग में दोनों के चित्तौड़ लौटने के बाद की कथा है। ठीक है, जैसे राघव चेतन का उसमें निकाला जाना है, फिर अलाउद्दीन का आक्रमण है, गोरा बाजार का बलिदान है, देवपाल के साथ युद्ध है, फिर अंत में उनका रत्नसेन का मर जाना, उसके बाद इन दोनों का जौहर कर लेना। ठीक है, तो 2 भाग में इसको बांट सकते हैं, पहले भाग में और दूसरे भाग में। ठीक है, पहले भाग की कहानी दोनों के विवाह तक चलती है, और दूसरे भाग की कहानी विवाह के बाद जिसमें राघव चेतन है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन का आक्रमण, गोरा बादल, ठीक है, देवपाल से युद्ध, जौहर, ये सारी चीजें। तो अगर इसको देखा जाए तो जो पहला भाग है वो थोड़ा सा काल्पनिक लग सकता है, काल्पनिक है, और दूसरा जो है वो कल्पना प्लस इतिहास का मिश्रण। ठीक है, तो जो अभी हम लोगों ने चर्चा की उसी आधार पे बता सकते हैं कि कथानक के पहले भाग में जो कहानी ली गई है वो लोक आख्यान से है, लोक कथाओं से जुड़ता है, लोक कथा से जुड़ता है, उसका संबंध इतिहास से नहीं बल्कि लोक आख्यान से है। ठीक है, जैसे बेसिकली अवध में, अवध क्षेत्र के अवध से जुड़ाव रखता है। ठीक है, और अवध में पद्मिनी रानी और हीरामन सूर्य की कहानी, ठीक है, जैसे सुधीर जी लिखते हैं कि पद्मिनी रानी और हीरामन सूर्य की कहानी अब तक प्रायः उसी रूप में कही जाती है जिस रूप में जायसी ने लिखा है। ठीक है, सुधीर जी का स्टेटमेंट था कि हमारा अनुमान है कि जायसी ने प्रसिद्ध कहानी को ही सूक्ष्म विवरणों की मनोहर कल्पना करके इसे काव्य का सुंदर स्वरूप दिया है। ठीक है, तो इस चीज पे बता सकते हैं कि सुंदर समन्वय कैसे है। ठीक है, तो सुधीर जी का स्टेटमेंट बीच बीच में घुसाते रहिएगा। ठीक है, तो भूमिका में वही कि जायसी पद्मावत जो मतलब पद्मावत है वो जायसी जो है वो सूफी प्रेमाख्यानक धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, और अवध क्षेत्र की कहानी को जो लोक कथा है उसके साथ इतिहास का सुंदर समन्वय किया है। या डायरेक्ट ऐसे बता दीजिएगा कि कहानी का जो आधार होता है कथानक, वो 3 आधारों पर निर्भर होता है, या तो इतिहास से ले, या तो कल्पना हो, या इतिहास प्लस कल्पना दोनों। ठीक है, भूमिका में ये बता दीजिएगा कि पहले भाग में जो विवाह तक की कथा है वो दिखती है, प्लस दूसरे भाग में राघव चेतन की कहानी, अलाउद्दीन की कहानी, गोरा बादल की कहानी, देवपाल की कहानी, फिर रत्नसेन का मतलब मुक्ति हो जाना, फिर अंत में जौहर हो जाना, ये 5-6 कहानियां प्रमुख होती हैं। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में लिखिएगा पहले भाग में जहाँ तक विवाह की कहानी है वो काल्पनिक है, जो कि मुद्दा अवध क्षेत्र की लोक आख्यान कविता का व्याख्यान है। ठीक है, लोक आख्यान का व्याख्यान है। ठीक है, और इसको सुधीर जी का स्टेटमेंट डाल दिया है कि हमारा अनुमान है कि जायसी ने प्रसिद्ध कहानी को लेकर ही सूक्ष्म विवरणों की मनोहर कल्पना करके इसे काव्य का सुंदर स्वरूप प्रदान किया है। दूसरे भाग में देखेंगे तो राघव चेतन, अलाउद्दीन, गोरा बादल, देवपाल, जौहर, ये कुछ कल्पना प्लस इतिहास का मिश्रण मिलता है। ठीक है, इस चीज को बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, पहले भाग में कई ऐसी बातें हैं जो इतिहास मतलब इतिहास में नहीं मिलती हैं, और कहानी परंपरा से ये लोग जीवन में चली आ रही हैं बेसिकली अवध क्षेत्र में। ठीक है, तो जैसे जायसी ने पद्मावती को सिंहल द्वीप का निवासी बताया है। ठीक है,
सिंघल द्वीप बेसिकली मतलब अवध क्षेत्र की कहानी है, और सिंघल द्वीप ठीक है, जो कि श्रीलंका वर्तमान में श्रीलंका से मतलब है। ठीक है, तो जायसी ने पद्मावती को सिंघल द्वीप का निवासी बताया है। ठीक है, लोक कथा में कहीं और का बताया जाता है। ठीक है, आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट था कि दुनिया में सिंघल द्वीप के जो लोग होते हैं वो काले कलूटे होते हैं। ठीक है, और पद्मावती सुंदर कैसे हो सकती है, मतलब ऐसा कुछ स्टेटमेंट था उनका। ठीक है, तो एक तो ये कि कल्पना ही है। ठीक है, और दूसरे पार्ट में ऐतिहासिकता मिलती है थोड़ी सी। ठीक है, ऐतिहासिकता मिलती है, जैसे जो आप इतिहास पढ़ेंगे आईन-ए-अकबरी, उसमें भी थोड़ा सा वर्णन मिलता है अलाउद्दीन खिलजी वगैरह का। ठीक है, जैसे आईन-ए-अकबरी में चित्तौड़ के राजा का नाम रत्नसीन बताया जाता है, तो रत्नसीन वहां से लिया जा सकता है। ठीक है, और आईन-ए-अकबरी में पद्मिनी रानी का भी जिक्र है। ठीक है, पद्मिनी जी जो राजा रत्नसिंह की पत्नी थी, और अलाउद्दीन का आक्रमण भी यहाँ पे मिलता है। अलाउद्दीन का आक्रमण भी मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बता सकते हैं। अच्छा, एक कर्नल टॉड थे, आईन-ए-अकबरी भी था कर्नल टॉड। ठीक है, तो कर्नल टॉड जो है वो ये जो कहानी है कि अलाउद्दीन का आक्रमण, ठीक है, अलाउद्दीन का मतलब अलाउद्दीन और राजा रत्नसिंह में 2 आक्रमण होते हैं, 2 लड़ाई। ठीक है, कर्नल टॉड वाली कहानी में 2 लड़ाई होती है। एक लड़ाई में दोनों की भी संधि हो जाती है। ठीक है, और अंत में दूसरे में रत्नसिंह की मौत हो जाती है। तो थोड़ा सा ले सकते हैं, और अलाउद्दीन के पहुंचने से पहले पद्मिनी जो है सती हो जाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अलाउद्दीन वाले में आईन-ए-अकबरी में थोड़ा सा दूसरा वर्णन है। कर्नल टॉड में ये कि 2 लड़ाई लड़ी गई, पहली संधि में, दूसरे रत्नसेन हार गया। आईन-ए-अकबरी मिलती है कि दोनों जो है अलाउद्दीन हार गया। ठीक है, और एक साथी विश्वसनीय साथी के विश्वासघात के कारण रत्नसेन की मृत्यु हो गई, बाद में पद्मावती सती हो गई। तो इस चीज को आप बता सकते हो। ठीक है, कि कथानक के पहले भाग में कल्पनाएं हैं, दूसरे भाग में कल्पनाओं के साथ साथ इतिहास का सुंदर समन्वय है। ठीक है, तो इससे हो जाएगा आपका प्रश्न। अच्छा, एक चीज और है, इसमें एक राघव चेतन की जो कहानी है ये भी कल्पना है। ठीक है, ये भूल रहा था। ठीक है, तो क्या बताएंगे कि जो कथानक का दूसरा पार्ट है उसमें राघव चेतन की कहानी ये थोड़ा सा कल्पना है, और अन्य चीजें ऐतिहासिक है, लेकिन उसको भी काल्पनिक रूप दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज बताइएगा, और अंत में बताइएगा कि पद्मावत का पहला अंश लोक श्रुति और दूसरा अंश इतिहास पर आधारित है। दोनों ही खंडों में कल्पना का प्रयोग है। ठीक है, पहला पार्ट लोक श्रुति या जन श्रुति है, और दूसरा पार्ट इतिहास प्लस कल्पना, लोक श्रुति प्लस कल्पना। ठीक है, तो ये बताइएगा कि ठीक है, तो बताएंगे क्या कि निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पद्मावत का पहला अंश जनश्रुति पर आधारित है, तो वहीं दूसरा अंश इतिहास पर आधारित है। दोनों ही खंडों में कल्पना का जायसी ने अच्छा प्रयोग किया है। पहले खंड की कल्पनाएं तसव्वुफ या लोक श्रुति आधार पर तसव्वुफ या सूफी आध्यात्मिकता से जुड़ती हैं, वहीं दूसरे खंड की कल्पनाएं जो है वो यहाँ पे इतिहास के साथ साथ लौकिक कथा के माध्यम से जुड़ती है। लौकिक कथा, ठीक है, लौकिक कथा के माध्यम से जुड़ती है। ठीक है, और इस प्रकार इस स्टेटमेंट को लिख दीजिएगा कि अतः जायसी ने इतिहास और कल्पना के सुंदर समन्वय से पद्मावत को उत्कर्ष का महाकाव्य बना दिया है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। पद्मावत में आध्यात्मिक प्रेम की झांकियां विद्यमान हैं, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? 100 उदाहरण समझाइए। तो देखिए, इसमें भी क्या कर रहा है कि आध्यात्मिक प्रेम की झांकियां विद्यमान है, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने प्रेम की चर्चा की तो उसमें आध्यात्मिक प्रेम भी था, लौकिक प्रेम भी था।
ठीक है, तो बताइएगा कि आध्यात्मिक प्रेम तो है ही, आध्यात्मिक प्रेम की झांकियां हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से बताइएगा। जैसे जो पद्मावती की कथा है, इस कथा में बेसिकली एक अन्योक्ति प्रतीत होती है। जैसे जो चित्तौड़ है, क्या है ये? तन है, ठीक है। जो राजा रतन सेन है, रत्न सेन, ये क्या है? मन है, ठीक है। सिंहल हृदय है, पद्मिनी या पद्मावती बुद्धि है, सुग्गा ये गुरु है, गुरु सुआजी पंथ दिखावा, ठीक है। नागमती क्या है? दुनिया है या माया है, ठीक है। दुनिया धंधा है, दुनिया धंधा, ठीक है। माया तो अलाउद्दीन खिलजी है। राघव चेतन क्या है? शैतान है। और कौन बच रहा? खिलजी, ये माया है, ठीक है। तो इस चीज को बता सकते हैं कि पद्मावत में आध्यात्मिक प्रेम की झांकियां विद्यमान है, लेकिन लौकिक और गृहस्थिक प्रेम, ये जो अभी हम लोगों ने ऊपर प्रेम वाला जो चर्चा किया था ना, ठीक है, पद्मावत में प्रेम तत्व, ठीक है, उसी के आधार पर बताना है कि पद्मावत एक प्रेम गाथा है जो मूलतः रहस्य आदि जो अध्यात्मवाद है उसको लेकर के चलता है। जो उसका ढांचा है वो रहस्य आदि अध्यात्म वाला है, ठीक है। कि पद्मावत मतलब उसमें भूमिका बताइएगा कि पद्मावत भक्तिकालीन निर्गुण प्रेमाश्रय परंपरा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रतिनिधि रचना है। और पद्मावत में प्रेम तत्व आधार रूप में प्रतीकों के माध्यम से सूफी दर्शन से जुड़ता है, ठीक है। और सूफी दर्शन जो है यहाँ पे आध्यात्मिक प्रेम की तौर पर ही आता है, ठीक है। क्योंकि इस दर्शन में बंदे और खुदा के मध्य नहीं, बल्कि बंदे और खुदा के मध्य स्वामी दास का नहीं बल्कि प्रेम का संबंध है, ठीक है। तो आध्यात्मिक प्रेम को यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दिखाइएगा, ठीक है। तो उस आधार पर हो जाएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है। अगला है जायसी की सौंदर्य संचेतना में उनकी ऊहा शक्ति साधक रही या बाधक। तो बेसिकली ऊहा शक्ति का मतलब क्या होता है कि विरह की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, ठीक है। तो सौंदर्य चेतना में ऊहा शक्ति साधक रही या बाधक, यानी कि सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, ठीक है, इसको बताना है, 100 उदाहरण समझाना है आपको। तो ये भी हो जाएगा। जैसे करना क्या है कि इसमें भूमिका में वही थोड़ी सी चर्चा कर लीजिएगा। सौंदर्य संचेतना में वही प्रेम को कहाँ कहाँ दिखा रहा है, ठीक है, प्रेम के संदर्भ में। जैसे जो जायसी पद्मावत है, जायसी का पद्मावत है, प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तो जहाँ जहाँ प्रेम है वहाँ सौंदर्य जोड़ दीजिएगा कि सौंदर्य का काव्य है, ठीक है। और सौंदर्य भी कैसा है कि मतलब सौंदर्य कैसा है कि पद्मावती यहाँ पे क्या है? पद्मावती पारस रूप, ठीक है, पारस रूप है। पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन अनेक स्थानों पर किया गया है। जैसे हीरामन करता है, हीरामन नक्शी का वर्णन, ठीक है। अलाउद्दीन जब दर्पण में देखता है तब उसका रूप देखता है, तो ये सब बताइएगा, ठीक है। पद्मावती क्या है? यहाँ पे खुदा का प्रतीक है, ठीक है। तो खुदा का प्रतीक इन चीज को इसको बता सकते हैं। और ऊहा शक्ति वही कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, ठीक है, यानी कि विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। तो सौंदर्य संचेतना में उनकी ऊहा शक्ति साधक रही या बाधक, इसको बताना है। तो बेसिकली साधक रही है, क्योंकि कभी कहीं भी ये मतलब नकारात्मक या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ऐसा नहीं किया है कि वो अगंभीर हो जाए। जैसे शुक्ल जी का ऊहात्मकता के संबंध में एक कथन है, ठीक है। वो शुक्ल जी लिखते हैं कि जायसी का वर्णन कहीं कहीं अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंच पाया है और उसमें गंभीरता बनी हुई है, ठीक है। तो वही बता दीजिएगा कि शुक्ल जी ने इस संदर्भ में बनाया है। ऊहात्मकता के संबंध में शुक्ल जी का मानना है कि जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अतियुक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंच पाया। जैसे दही कोयला भई कंत स्नेहा तोला मासु रही नहीं देहा रखत न रहा विरह तंजरा रत रे होई न ढा, ठीक है। मतलब शरीर में कोई मांस ये सब नहीं रह गया, ठीक है, ये सब तो बता सकते हैं कि यहाँ जो सौंदर्य संचेतना है वो विरह जनित है, ठीक है, विरह जनित है। और विरह भी कैसा है? साधारणीकरण के माध्यम से, ठीक है, विरह का साधारणीकरण हुआ है। और ये साधारणीकरण क्या कर रहा है
कि मतलब कहीं पे भी अत्युक्तिपूर्ण नहीं लगता है, ठीक है, अत्युक्तिपूर्ण नहीं लगता है, ठीक है। और ये साधक के तौर पे आती है जो कि उसकी गंभीरता बनाए रखती है, ठीक है। तो प्रेम वाला उदाहरण देके इसको भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब एक ये रह जा रहा है, निम्नलिखित काव्यांशों की लगभग 150 शब्दों में ऐसी व्याख्या कीजिए कि नित्य काव्य नर्म भी उद्घाटित होता है, ठीक है। तो ठीक है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, साजा दिया धुंध दल बाजा, घूम श्याम घोरे 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 घन धाये, सेतु ध्वजा बगुपाति दिखाए, खरग बीज चमके चमोरा, बूंद पानी बरसे घन घोरा, अद्रलाग बीज लेई मुहि बिन कोई आदर देई, आने घटा आई चौ फेरी, कंत उबारे मदन हो घेरी, दादुर मोर कोकिला पीऊं, करही वेज घट रंग जाऊं, पुख नक्षत सिर ऊपर आवा, हो बिन नाह मंदिर को छावा, जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो तिन गर्व, कंत प्यारा बाय रे हम सुख भूला सर्व, ठीक है। तो इसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ठीक है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ठीक है। अब देखिए नागमती का वियोग रहेगा तो आप आराम से पता लगा लेंगे कि नागमती का विरह। अगर नागमती का विरह नहीं है, उसमें दिखता है ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है, कंत वन तीन का प्रयोग नहीं होता है, सिंगल द्वीप जो है शब्द आता है, कहीं वर्णन हो रहा है किसी जगह का, तो उसको सिंगल द्वीप खंड का वो कर लीजिएगा तो पहचान में आ जाएगा, ठीक है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल संदर्भ क्या बता सकते हैं उसमें, वही निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के प्रतिनिधि कवि, ठीक है, ये बता सकते हैं, ठीक है। और उनकी सर्वोच्च कृति पद्मावत से लिया गया है, ठीक है। इसके संकलन करता कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है, श्याम सुंदर दास, ये बता सकते हैं, ठीक है। जिसके संकलन करता श्याम सुंदर दास, ये बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भूमिका बताइए कि जो उपरोक्त उद्धरण या प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी की सर्वोत्कृष्ट रचना पद्मावत से लिया गया है, ठीक है, जो कि पद्मावत से लिया गया है, जो कि नागमती वियोगखंड से संबंधित है, ठीक है। इसके संकलनकर्ता बाबू श्याम सुंदर दास है, ठीक है। अब प्रसंग बता सकते हैं, संदर्भ होगा प्रसंग में क्या है, नागमती वियोगखंड से लिया गया है, पद्मावती की खोज में, पद्मावती की खोज में ये कहां चला जाता है, सिंगल द्वीप, सिंगल द्वीप चला जाता है। तो और सिंगल द्वीप के जाने के बाद ये जो नागमती होती है ये विरह में आ जाती है, विरह में, ठीक है। तो नागवती विरह में आ जाती है। अच्छा, ये चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके आगे जैसे आप देखेंगे जग बहे द्वारा उठे बवंदर ढिके पहाड़ा, सावन बरस में अतिवानी ही भरइयो बिरह जुरानी, ठीक है। तो ये जितना भी है, ठीक है, भर भादो दूभर अति भारी, तो जितने भी सावन भादो अषाढ़ गगन ये सब मतलब महीने के नाम है, तो ये सब क्या है, 12 मासा वर्ण, ठीक है, 12 मासा वर्ण। तो ये भी चीज यहाँ पे बता सकते हैं संदर्भ में भी, चाहे संदर्भ में बस ये बताइए कि पद्मावती खोज में सिंगल द्वीप में गया है, विरह में दूरी एक ग्राहस्तिक नारी 12 मासा वर्ण के माध्यम से अपने दुख को बयान कर रही है या 12 मासा से दुख को व्यक्त कर रही है, ठीक है। इसका अर्थ जो है, जैसे नागवती कैसे वो करती है कि विरह को अभिव्यक्ति करते हुए इसमें अर्थ क्या बता सकते हैं कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, कि आषाढ़ का महीना आ चुका है, गगन घन बाजा, आकाश में बादल इस प्रकार गरज रहे, मानो विरह ने मेरे ऊपर साजा विरह, दुंद दल बाजा, मानो विरह ने मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए दुखों की सेना इकट्ठी कर ली है। धूम श्याम घोरे घन आए, सेतु दुजा बम पांति दिखाए, खरग बीच चमके चमोरा, बूंद बांध बरसे घनघोरा, ठीक है। युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, आकाश में धूमिल काले और सफेद रंग के, ठीक है, धूमिल श्याम और धौरे घन छाए भ्रम ध्याय, ठीक है। तो आकाश में बादल दौड़ रहे हैं और इसी बीच उड़ती सेतु ध्वजा बंग पांति दिखाए, बगुले की पंक्ति ऐसी लग रही है जैसे
श्वेत पताका फहर रही है। खरग बीच चमके चौरा, ठीक है। इसी के बीच बिजली का चमकना ऐसा लगता है बूंदीदान बरसे घन ओरा, ठीक है। तो लगता है जैसे कि शत्रु जो है बाणों की वर्षा कर रहा है, ठीक है। आद्रा लग बीज भूई लोई, आद्रा नक्षत्र आ गया है, खेत बोए जाने लगे हैं, बीज भूई लोई, ठीक है। मोह पी बिन को आदर दे, लेकिन प्रियतम के बिना मुझे कौन आदर देगा, ठीक है। घटाएं औने घटा आई चौफेरी, घटाएं घुमड़ घुमड़ के चारों ओर आ गई हैं, ठीक है। और मुझमें काम की भावना उत्पन्न कर रही है। कंत उदारी मदन हो घेरी, लेकिन कंत के बिना, के स्वामी के बिना कौन मुझे इससे उबार सकता है। दादुर मोर कोकिला पीऊं, ठीक है। दादुर मोर कोकिला और पपीहा, ठीक है। दादुर का कंठ खुला, धरती का हृदय झूला, ठीक है। तो दादुर मतलब मेढक, मोर कोकिला कोयल, पीऊ मतलब पपीहा, ठीक है। दादुर मेढक मोर कोयल और पपीहे सभी शोर करके करें बीज घट रहे न जो, सभी शोर करके मेरी विरह वेदना को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि मेरा प्राण निकल जाएगा। पुष्य नक्षत्र सिर ऊपर आवा हो भी नाम मंदिर को, इसी बीच पुष्य नक्षत्र आ चुका है, पुष्प नक्षत्र, और स्वामी के बिना अपने घर की मरम्मत अकेले कैसे करूंगी, ठीक है। जिन गर्गंता थे सुखी, तिन गारो तिन गर्भ, कंत पियारा बाई रे हम सुख भूला सर, ठीक है। तो इस सुहाने मौसम में जिन स्त्रियों के पति के घर में है वो गर्भ से फूला नहीं समा रही है। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो तिन गर्भ, जिनके घर में कंता है, पति है, तो सुख से फूली नहीं समा रही है। लेकिन कंत प्यारा बाई रे हम सुख भूला सर, लेकिन हमारा पति कहाँ है, कंत कहाँ है, बाहर है, तो हम जो है सारा सुख भूल चुके हैं, इसको बता सकते हैं, ठीक है। व्याख्या हो गई आपकी। अब विशेष की चर्चा कर लेते हैं। विशेष, ठीक है। तो विशेष में क्या है, कथा जो 12 मासा वर्णन है, ठीक है। 12 मासा की जो कथानक रूढ़ी है, 12 मासा, इसको बता सकते हैं। ग्राहस्तिक चेतना को बता सकते हैं। ग्राहस्तिक चेतना से युक्त विरह, ठीक है। नारी का विरह न होकर के रानी का विरह न होकर के नारी का विरह है, नारी का विरह है, ठीक है। नारी का विरह। और क्या बता सकते हैं कि इसी विरह में जैसे सूर्य की हम लोगों ने तुलना की थी, तुलसी की तुलना की थी, ठीक है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता में, ठीक है। उसकी चर्चा यहाँ पे कर लीजिए, है ना। नारी का विरह, ये सब, ठीक है। भाषा ठेठ अवधि है, ठीक है। छंद में कड़वक शैली है, कड़वक शैली, ठीक है। 7 चौपाइयों पर एक धत्ता, 7 चौपाई एक धत्ता, ठीक है। तो ये सारी चीजें बता सकता हूँ। वैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चौपाई एक धत्ता, ठीक है, दोहा, ठीक है। तो ये चीज बताइएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ जायसी को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाले में जो भी नेक्स्ट कवि होंगे, ठीक है, नेक्स्ट कवि कौन है, बिहारी, तो बिहारी को हम लोग करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।